हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी इससे पहले के 6 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, आप सर्च कर सकते हो या मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हो। आज शुरू करने जा रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे हैंस बेथ एंड जॉन वैन व्लेक ने दी थी। अब इसने क्या माना, क्रिस्टल नाम ही बता रहा है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल कहाँ बनते हैं, आयनिक कंपाउंड में बनते हैं। तो इन्होंने क्या माना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखूंगा, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होंगे, या हम क्या कहेंगे इनके बीच में क्या होता है, जैसे ये मान लो आप, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। ठीक है, इसे ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर मैं ये कहूं ना सेंट्रल मेटल आयन है। दूसरा यहां पर मान लो ये लिगेंड है आपका। ठीक है, तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, मैंने क्या कहा, आयोनिक बॉन्ड होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। क्लियर है। अब देखो लिगेंड या तो आपके हो सकते हैं भी एनायोनिक, एनायोनिक हो गए तो मैं ऐसे लिख दूं माइनस चार्ज है। अब यहां पे पॉजिटिव आयन है, यहां नेगेटिव आयन है, क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, यानी आयन आयन अट्रैक्शन होगी। एक तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या है, आपके लिगेंड हो सकते हैं न्यूट्रल। कौन से, न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको पता है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो वाटर को क्या मैं ऐसे लिख दूं, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज और इन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी यहां क्या हो गया, एक तरह से डायपोल बन गया है। डायपोल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मान लो कि यहां नेगेटिव एंड है, यहां पॉजिटिव एंड है। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां कौन सी अट्रैक्शन होगी, आयन डायपोल अट्रैक्शन हो सकती है। क्लियर है। यानी हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस थ्योरी में क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो उनमें क्या होते हैं, बॉन्ड कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बाकी में हमने तो क्या किया था, उनका कोवेलेंट नेचर कंसीडर किया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नेचर बोलते हैं ना उनको। और दूसरा इसमें क्या कहा गया कि इनके बीच में, या आप ये भी कह सकते हो ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। लिगेंड एनायोनिक है तो आयन आयन अट्रैक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पे डायपोल बनेगा, डायपोल में क्या होगा, आयन डायपोल अट्रैक्शन होगी। यहां तक क्लियर होगा आपको, इतना नोट कर लो। अब एक बात और देखो आप कि अगर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन आइसोलेटेड स्टेट में है, समझिए ना, आइसोलेटेड मतलब उसके पास कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा, तो उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, मैं इन डी ऑर्बिटल को थोड़ा नीचे बना देता हूं, तो उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होंगे, डी जनरेट होंगे। इनके डी ऑर्बिटल क्या होंगे, डी जनरेट होंगे। डी जनरेट का मतलब क्या है, सभी के सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना, सेम एनर्जी के डी ऑर्बिटल होंगे। बट जैसे जैसे इसको लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, तो वहां दो तरह के फोर्स एग्जिस्ट होंगे भी। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये हटा रहा हूं। अब जैसे मेटल की तरफ लिगेंड आ रहा है, ठीक है, अब मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करेगा। यानी यहां पहली अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड।
ठीक है, यानी सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना, उनको अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन हो रही है। दूसरा क्या हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। किस वजह से लगेगा भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन? अब देखो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मेटल के इलेक्ट्रॉन और इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपल्सन होगी। यानी मैं क्या यह कह सकता हूं क्या, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, यानी जो डी सब सेल में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। क्लियर है? तो यहां अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्सन भी हो रही है। अब आ जाओ इधर, ये नोट कर लो पहले। हाँ जी, अब ये मानो आपकी ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है, इसको लिगेंड ने क्या किया, हमने इसके चारों तरफ एक क्या किया, सिमेट्रिकल फील्ड लगा दिया। यानी नेगेटिव चार्ज यहां भी है, 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 बट हमने क्या किया, सिमेट्रिकल या स्फेरिकल एक फील्ड लगा दिया है। मैंने मतलब सभी डायरेक्शन से इक्वल रिपल्सन हो रहा है, यानी इक्वल मतलब लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फील्ड में क्या होगा, इसकी एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से बढ़ेगी, बट डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि सभी डायरेक्शन से इक्वल रिपल्सन लग रही है। ठीक है, तो सभी से इक्वल लगेगी, यानी सभी ऑर्बिटल पर अगर इक्वल रिपल्सन लगेगी तो मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जरूर गई, रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ती है ना, बट डीजेनरेसी मेंटेन है। डीजेनरेसी का मतलब समझ रहे हो ना, सभी की एनर्जी बड़ी इक्वल ही है, सभी की एनर्जी अब भी इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूं, ये कब पॉसिबल है, ये एवरेज एनर्जी है, इसे मैं एवरेज एनर्जी बोलता हूं भी, एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, अगर इसके इर्द गिर्द स्फेरिकल या सिमेट्रिकल फील्ड है तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, बट डीजेनरेसी अब भी मेंटेन है। अब क्या किया, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इधर वाला। हाँ जी, चलो ये तो पढ़ा ही रहने दो आपका। ये स्फेरिकल फील्ड था, यहां से लिगेंड, यहां से लिगेंड, मतलब सभी डायरेक्शन से लिगेंड आ रहे थे। हाँ जी, अब आ जाओ आगे। अब क्या होगा, अब मान लो, अब मैं केस कंसीडर कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल का। किसका, ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है भाई, पहले तो आपको डी ऑर्बिटल पता होना चाहिए। डी मैं उनकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, जैसे एलोंग दी एक्सिस है ये मान लो एक्स है, ये वाई एक्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी इनकी जो लोब है डी ऑर्बिटल की, वो एलोंग दी एक्सिस है, तो ये आपको आता है, ये मान के चल रहा हूं मैं, ये आपका डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, और मैंने ये जेड एक्सिस माना, और ये मान लो कोई भी आपका एक्स मान लो। इसके बाद में क्या आएगा, अब क्या होगा कि मान लो यहां पर x है और यहां y है, तो इन बिटवीन द एक्सिस हो, ये क्या हो जाएगा आपका dxy हो जाएगा। अब अगर यहां पर ये मान लो कि यहां पर y हो और यहां पर z हो, ठीक है, तो इन बिटवीन द एक्सिस लोब है, लोब कहां है, बिटवीन द एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा dyz हो जाएगा। और एक और ले लो, एक आपका क्या होता है, मान लो ये है एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, कौन सा बच गया, एक्स जेड। एक्स यहां मान लो, जेड यहां मान लो, यहां पर इनकी लोब क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है, तो ये एक्स जेड हो गया। मैंने रफसा डायग्राम बनाया भी, आप अच्छे बना लेना। अब देखो ये अलोंग दी एक्सिस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर भी क्या है, अलोंग दी एक्सिस है। ठीक है, और यहां पे क्या है, स्फेरिकल रिंग प्रेजेंट है। अब दूसरा देखो कि एक्स वाई में क्या होता है कि जो इनकी लोब होती है डी ऑर्बिटल की, वो बिटवीन दी एक्सिस होती है। यहां भी क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है, यहां भी क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है।
अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा कि जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इन ऑक्टाहेड्रल, OH ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा है अभी कॉम्प्लेक्स। जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो कहां करेंगे, लिगेंड अप्रोचेज अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस, तो अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं तो रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां लगेगी, जहां पर जो लोब एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अब मान लो ये आपकी लोब है, डी लोब, ये 4 लोब होती है ना, ये आपकी लोब है और डी ऑर्बिटल जो लिगेंड है वो इसी की डायरेक्शन में आ रही है। तो डी के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्सन लगेगी, ज्यादा लगेगी। और अगर आपकी लोब ऐसे होती, ठीक है, तो वहां क्या हो जाती, रिपल्सन कम हो जाती। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन में होगा उसमें ज्यादा रिपल्सन लगेगी और इससे जो अलग होगा वहां रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो सबसे ज्यादा कहां लगेगी, ये अलोंग दी एक्सिस है, यह अलोंग दी एक्सिस है, यहां रिपल्सन ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो अब क्या होगी, इस रिपल्सन की वजह से यहां पर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी इस तरह से। ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। मान लो कि स्प्लिटिंग हो गई ऐसे। ठीक है, तो आपके 2 ऑर्बिटल तो चले जाएंगे ऊपर। कौन कौन से जाएंगे भी, एक तो dx² y² और एक dz²। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ये अलोंग दी एक्सिस है, इनमें रिपल्सन ज्यादा लग रही है, और ये क्या है, बिटवीन दी एक्सिस है, तो रिपल्सन कम लगेगी। अलोंग दी एक्सिस रिपल्सन ज्यादा क्यों लग रही है, क्योंकि आपका लिगेंड है वो अलोंग दी एक्सिस आ रहा है, जिस डायरेक्शन में आएगा वहां रिपल्सन ज्यादा लगेगी। ये बिटवीन दी एक्सिस थे, कौन से, dxy, dyz और dzx, यहां रिपल्सन क्या होगी, कम लगेगी। क्लियर है। अब देखो इसको मैंने क्या माना था, इसे हमने एवरेज एनर्जी लेवल माना है, और इसके कोरेस्पोंड में मानता हूं कि एनर्जी मान लो 0 है। क्या है, 0 है। इसे हम बेरी सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बेरी सेंटर। क्लियर है। अब क्या हुआ, कुछ की एनर्जी, इन 2 की एनर्जी तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, एवरेज एनर्जी लेवल से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है और इनकी एनर्जी क्या हो गई है भाई, डिक्रीज हो गई है। इनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, 1 2 3 ऑर्बिटल है, इनके क्या कहेंगे, इनके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई ना, और टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 3/5 फोल्ड इंक्रीज हो गई इनकी। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ये और ये, इन दोनों यानी इन्हें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कहेंगे और इन्हें क्या कहेंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी मतलब इनकी एनर्जी कम है, इनकी ज्यादा है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का, ठीक है, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे डेल नॉट। ये तो इस सेंटर के लिए था अभी, बेरी सेंटर। इसे हम कहेंगे डेल ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी मैं इसे क्या कहूंगा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। आगे हम देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ज्यादातर नेगेटिव आती है, कुछ में 0 आती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होगी एनर्जी तो क्या होगा आपका, ये स्टेबल होगा, है ना। डिक्रीज होने का मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, यानी डेल O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एनर्जी 3/5 डेल O के इक्वल होगी, या 3/5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, +0.6 डेल O। ठीक है, प्लस मतलब एनर्जी बड़ी है, यानी प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक। अब इनकी एनर्जी क्या हुई, इनके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो गई। ये ऊपर वाली लोब कितनी है, 2 है,
टोटल कितनी है 5 लोब थी, नेगेटिव का साइन लगाऊंगा मैं क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हुई है, रिलीज हुई है, तो माइनस का साइन आएगा और यहां क्या आ जाएगा डेल नोट, यानी 2/5 को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा 0.4 डेल नोट, और ये क्या होगा माइनस का साइन है, आगे माइनस का साइन लगा लेना, भी नेगेटिव का साइन है ये। क्लियर है? तो अब देखो इस तरह से हमने क्या कर ली है, स्प्लिटिंग करवा दी है, कौन से फील्ड में की, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अलोंग द एक्सिस आपका लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी बढ़ गई, और जो ऑर्बिटल क्या थे बिटवीन द एक्सिस थे उनकी एनर्जी घट गई है। ठीक है, तो रिपल्सन किसकी वजह से हो रही है, डी इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन हो रही है, जिससे क्या हुआ कि डीजेनरेसी है वो खत्म हो गई है। ठीक है, डीजेनरेसी यहां खत्म हो गई है और ये स्प्लिट हो गए हैं। इस तरह से स्प्लिट होना क्या कहलाता है, ऑर्बिटल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, लिख लो एक लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड आर नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, लिख लिया होगा। दूसरा लिखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय डेल नोट, डेल ओ है ये, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखना भी कि जो 1 डेल ओ होता है वो 10 डी क्यू के इक्वल होता है, कई बार ये यूनिट भी आ जाती है, यानी ये किसके इक्वल होगा 10 डी क्यू ए, डी क्यू मानूंगा मैं। तो अब देखो अगर 0.4 डेल नोट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 डी क्यू के इक्वल, यानी यहां माइनस का साइन आ जाएगा। और 0.6 डेल नोट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 डी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। यह भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां तक क्लियर होगा? इतना एक बार नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था आपको कि लिगेंड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो उनको कैसे हम समझेंगे, मान लो कि ये आपका है डी ऑर्बिटल, डी सबसेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी मैं ये कह दूं डी जनरेट ये ऑर्बिटल है, डी जनरेट आप समझ गए होंगे, इन सब की एनर्जी क्या इक्वल है। अब अगर यहां पर वीक लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग उसमें भी होगी। ठीक है, वीक लिगेंड के केस में क्या होगी स्प्लिटिंग होगी, इस तरह से मान लो, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते तो स्प्लिटिंग इस तरह से हो जाती। अब ध्यान रखना, ऊपर वाले एनर्जी लेवल होते हैं उनको Eg कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं T2G कहते हैं। ठीक है, लिख लेना भी, ऊपर वाले हैं जो हायर एनर्जी लेवल होते हैं उनको Eg कह रहे हैं, नीचे वाले को क्या कह रहे हैं T2G कह रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ये। अब देखो ऊपर कौन से गए थे आपके dx², y² और dz², और यहां कौन से आ जाएंगे dxy, yz और dzx। क्लियर है? ये तो क्या होगा जब आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तब ऐसा होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कैसा होगा भी, यहां पे स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा होगी, यानी मैं ऐसे बना सकता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे, ये Eg सेट है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, वही आएंगे, और नीचे कौन से हो जाएंगे T2G सेट हो जाएंगे। अब एक बार देखो, यहां जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, यानी यहां की जो डेल नोट की वैल्यू है, यानी ये मैं लिख दूं डेल नोट, और यहां की डेल नोट की वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, इनके सेंटर से ले आते हैं हम, ये वाला, ये डेल नोट है, और यहां पर यहां से शुरू कर दो आप, ये डेल नोट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है स्प्लिटिंग कम होती है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी, इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी।
अब एक बात और ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है डेल नॉट से, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्या होती है, डेल नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन होती है पेयरिंग एनर्जी से। अब आपका होगी जी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी नाम ही बता रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल आर नोन एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। लिख ली होगी आपने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल आर नोन एज पेयरिंग एनर्जी। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए याद रखना भी पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी और इसके लिए क्या होगी, कम होगी। तो अब देखो, अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं इनके अंदर, ठीक है, पहले मान लो मैं D1 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, तो D1 तो क्या होगा, पहले सबसे हंट्स रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये क्या होते हैं स्टेबल ऑर्बिटल है, ये क्या होते हैं हायर एनर्जी वाले क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम तरह से भरा जाएगा, दोनों में भरना सिखा रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक में। D1 के लिए हो गया। अब D2 होता तो D2 में भी ऐसे सेम ही भरा जाता, T2G में भरा जा रहा है। अब D3 होता तो D3 कहां भरा जा रहा है, यहां भरा जा रहा है। D1 D2 D3 में कोई फर्क नहीं है ना, तो यानी मैं ये लिख सकता हूं कि D1 D2 सॉरी ऐसे लिख दें हम, जैसे आपका ये T2G ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भरा जा रहा है, सेकंड D2 है तो यहां भरा जा रहा है, D3 है तो यहां भरा जा रहा है, T2G में भरे जा रहे हैं ना तीनों, 1 2 3, यहां भी किस में भरे जा रहे हैं, T2G में भरे जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे देखो, अगर D4 हो, D4 समझ रहे हो ना, D में 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। D4 एग्जांपल दे देता हूं, जैसे क्रोमियम होता है, क्रोमियम में क्या होता है 3D5 4S1 होता है। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा 3D4 बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो अब इसमें कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की या स्प्लिटिंग एनर्जी की, पेयरिंग एनर्जी से वैल्यू कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी से वैल्यू कम है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर वैसे ही बिहेव हो रहा है जैसे डीजनरेट ऑर्बिटल होता, ठीक है। यानी ये हंट्स रूल को फॉलो, जो हंट्स रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां लिखूंगा मैं, ईजी में चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहां क्या होगा, यहां जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां आएगा, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी किस में आया, T2G में आया है, और वहां गया कहां गया, ईजी में चला गया। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां आएगा, तो मैं यहां लिख दूं ऐसे, ईजी में गया, और यहां फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां आएगा। समझ आ रहा है। अब एक चीज और देखो, मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन डाला, जैसे मैं दोबारा कर रहा हूं थोड़ा सा बताने के लिए आपको, जैसे मैं यहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये मान लो मैंने चौथा इलेक्ट्रॉन डाला हूं, 3 यहां डाल दिया, फोर्थ यहां डाल दिया, 3 यहां डाल दिए, फोर्थ यहां डाल रहा हूं, समझ आ गया, फोर्थ मैं यहां डाल रहा हूं। एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, एक फॉर्मूला करोगे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है 0.4x, ठीक है, 0.4 ऐसे लिख देता हूं, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है आपका -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट प्लस NP। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है। -0.4 क्या किसके लिए आया, अभी आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर बेरी सेंटर बनाया था, इससे जो नीचे की वैल्यू क्या होती है -4 थी, ऊपर की वैल्यू क्या थी +6 थी, ठीक है। तो नीचे -4 है, ऊपर +6 है, मैंने वो लिखी है। दूसरा x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G,
यहां क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, यानी 0.6 यही आ रहा था ना, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और n क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। अब देखो p क्या है, यह पेयरिंग एनर्जी, यहां पे E लिख लो चाहे, पेयरिंग एनर्जी। अब कैलकुलेट करोगे। अब मैंने क्या किया कि जैसे यहां पर एक बार यही मान रहा हूं मैं, 4 तक आ रहा हूं, D1 D2 D3 D4, D4 यहां गया, ठीक है, इसमें क्या होगा, D1 2 3 4, फोर्थ यहां आ गया। अब एक्स्ट्रा पेयर समझो, अगर आपका D जनरेट होता तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाता, 1 2 3 4 यहां जाता, कोई पेयरिंग नहीं हो रही। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में फोर्थ पेयर यहां, इलेक्ट्रॉन यहां गया, मतलब पेयरिंग हो गई है, तो कितना एक्स्ट्रा पेयर बने, एक बन गया, यहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना है, एक है। तो इसके लिए अगर मुझे यह कैलकुलेट करना हो, बहुत आसान है भी, मैं ये हटा रहा हूं, नीचे वाले आपने लिख लिए होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले क्या लिखोगे, 0.4, x की वैल्यू कितनी है, मैं इसके लिए यहां कर देता हूं, 0.4 माइनस का साइन होगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी काउंट कर रहा हूं, CFSE काउंट कर रहा हूं, माइनस 0.4 कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही थे ना T2G में 3, ठीक है, प्लस क्या करूंगा, 0.6 है, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में कितना है, 1 है, यही तो देखना है, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी कर लिया। प्लस क्या लिखूंगा मैं, ये डेल नोट है आपका, प्लस क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर, एक्स्ट्रा पेयर कोई बना है यहाँ पे, नहीं बना, तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा, -1.2, और ये क्या है, प्लस 0.6, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 0.6 आ जाएगी, और आपका ये क्या हो गया, डेल नोट, यहां पे क्या है, -0.6 डेल नोट है। अब इधर कैलकुलेट करो, इधर आप काउंट करोगे, कैसे करोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या निकालने जा रहे हो आप, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने जा रहे हो, -0.4 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में 4 के 4 इसी में है, EJ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 होगी, तो ये सारा 0 रह जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा पेयर बना है, तो 1 क्या हो जाएगा, PE, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.6 प्लस 1 PE, ठीक है। तो इस तरह से मैंने D4 के लिए कैलकुलेट किया है, मैं एक के लिए करके दिखाया, बाकी के सभी के लिए आप खुद करोगे, क्लियर है। तो D4 के लिए, इसके लिए आया -0.6, और यहां क्या है, -1.6 प्लस 1 PE, यानी इसकी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, और याद रखना जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, ये बात ध्यान रखनी है, यानी नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्लियर होगा आपको। D1 2 3, ठीक है, डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 होता तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 तक तो कहां जा रहे हैं, T2G में जा रहे हैं दोनों में, तो उनमें कोई लो स्पिन हाई स्पिन का चक्कर ही नहीं है। लो स्पिन और हाई स्पिन का चक्कर कहां से शुरू होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर वाले में चला गया, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या बनेगा, हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यहां कहां रह गया, नीचे वाले में रह गया, नीचे वाले में रह गया मतलब लोअर में रह गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इसमें क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब D5 होगा,
ये नोट कर लिया होगा आपने ना। हाँ, अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, चौथा इसमें यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ जाएगा, तो मतलब ये किस में गया, 3 यहाँ गए थे, चौथा यहाँ गया था, पांचवा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 5 लिख दो भाई, ये 4th हो जाएगा और ये 5th हो जाएगा। यहाँ 4th और 5th कहाँ आ जाएंगे, आपके T2G में आ जाएंगे। 6th भी यहाँ आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब इसमें 6th इलेक्ट्रॉन देखो भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और इसमें भी अगर नॉर्मल आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन होता तो उसमें भी क्या आता, 6th यहाँ पे आता। ठीक है, ये और ये तो क्या है, सेम ही है आपका। तो 6th कहाँ लिखूंगा मैं, T2G में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं। आपका EG है, इसमें 4th आया, 5th आया, 6th आपका आ रहा है यहाँ T2G में। समझ आ गया होगा, या फिर ऐसे लिख दो आप इसको थोड़ा सा। पहले क्या लिखोगे, EG में आपका आया 4th 5th, फिर T2G में कौन सा आ जाएगा आपका, 6th आ जाएगा। ठीक है, ये सारे यहाँ T2G में थे। अब यहां एक्स्ट्रा पेयर कितने बने, एक्स्ट्रा पेयर के नंबर पूछे तो यहां पर आप 3 मत लिख देना, क्योंकि एक तो नॉर्मल में बन ही रहा था ना। अब एक्स्ट्रा कितने बने हैं वो देखो, इसमें भी एक बन रहा है, एक्स्ट्रा इसमें कितने बने हैं, 1 2। यहां क्या लिखोगे, 2p लिखोगे इसके लिए, अगर कैलकुलेट करोगे तो। समझ आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगर 7th इलेक्ट्रॉन यहां पर हो तो 7th कहां जाएगा, यहां आएगा, और इसमें 7th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भी, अब आपका 7th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, EG में जाएगा, यानी 7th यहां जाएगा, उसके बाद में 8th भी यहां जाएगा, उसके बाद में अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, 6 7 आ गए आपके, 8th कहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर है, अब इसमें 8th कहां गया, इसमें गया। अब 9th पे केस देखना भी, अब आपका 9th और 10th है, वो भी कहां आएंगे, यहां आएंगे। क्लियर है, अब यहां भी क्या होंगे, 9th और 10th इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, मतलब 9th 10th दोनों में सेम जगह आ रहे हैं। तो अगर 8th के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होगा, 8th 9th 10th के लिए आपका कोई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन में हम हाई स्पिन और लो स्पिन कंसीडर नहीं करेंगे, लास्ट में भी बताया था आपको। क्लियर है, ये नोट कर लेना भी, जैसे 6 7 8 तो यहां आ गया, EG में क्या होगा, 9th और 10th आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, यहां तो भर ही दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते, बात करने जा रहा हूं मैं टेट्राहेड्रल की। अब टेट्राहेड्रल के केस में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लिगेंड क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे। लिगेंड अप्रोच कहां से करेंगे, लिगेंड अप्रोचेज बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, वहां क्या हो रहे थे, अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, यहां बिटवीन द एक्सिस आएंगे। आप समझदार हो, बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो मतलब बिटवीन द एक्सिस पे कौन सी लोब थी, आपको पता है बिटवीन द एक्सिस कौन सी लोब थी, DXY, DYZ और DZX। मतलब इनके सामने आ रहे हैं इनके लोब के, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो अलोंग द एक्सिस कौन सी लोब थी, आपकी DX² Y² एंड DZ², इनकी एनर्जी घट जाएगी, है ना, उसका अपोजिट हो गया ये। तो अब की बार कैसा बनेगा, पहले तो आप क्या करोगे, वही सेम केस कंसीडर करोगे। मान लो ये वाला आपका डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। अब स्फेरिकली अगर सिमेट्रिकल फील्ड होता तो कैसा केस बनता, इस तरह से बनता। यहां लिख लेना आप, मैं बार बार नहीं लिख रहा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। ठीक है, SSF स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होगा। अब दूसरा देखो, यहां पर क्या हुआ, अब जो लिगेंड है अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो केस ऐसा बनेगा जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसमें क्या था, 2 ऑर्बिटल ऊपर थे, 3 नीचे था, बट यहां क्या होगा, 3 तो ऊपर होंगे, 2 नीचे होगा। यानी वहां T2G नीचे था तो यहां T2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वहां E ऊपर था तो यहां E नीचे आ जाएगा। वहां EG था, यहां E लिख रहा हूं, वहां T2G लिख रहा था, EG लिख रहा था, बट यहां E लिख रहा हूं।
जी का मतलब होता है जीरेड, ठीक है। तो जीरेड कहां हम टर्म कंसीडर करते हैं, जहां कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। आपको पता है टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो उसमें हम जीरेड अनजीरेड कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां जी नहीं लगाऊंगा, ये समझ आ गया होगा। दूसरा देखो, इसको एवरेज एनर्जी लेवल माना था हमने, क्या माना था, एवरेज एनर्जी लेवल, या इसे हम क्या कहते थे, बेरी सेंटर, ठीक है। अब एनर्जी डिक्रीज हुई, कितनी हुई हुई, ऊपर 3 लोब है, नीचे टोटल कितनी होती है, 5 होती है, तो 3/5 लिखूंगा मैं, ठीक है। 3/5 के आगे क्या होगा, माइनस का साइन, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, यहां क्या लिखूंगा, डेल टी। यहां पे जो डिफरेंस है एनर्जी का, उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, यानी फील्ड पे डिपेंड कर रही है ये। तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई, यानी -0.6 नीचे आ जाएगा डेल टी, पहले ऊपर था, अब क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस का साइन था ना, पहले क्या था, +0.6 था। अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता ही होगा 0.4 हो जाएगा, अब डेल टी ऊपर हो जाएगा, क्यों भाई, क्यों ऊपर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। यहां कौन से हो जाएंगे आपके dx²y² और dz², यहां कौन से हो जाएंगे, dxy, dyz, dzx, क्लियर है। अगर इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगी, -0.6x + 0.4y डेल टी, और प्लस क्या आ जाएगा, कोई नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर हो तो, बट इस केस में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनते, क्योंकि यह हंट्स रूल फॉलो करता है। ये क्या करता है, हंट्स रूल फॉलो करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरे जाएंगे जैसे आपका जो आइसोलेटेड आयन होता है उसमें। क्यों भाई, क्योंकि यहां सारे के सारे लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। याद रखना, लिख लो, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल लिगेंड बिहेव लाइक वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे, तो कैसे भरे जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, यानी हंट्स रूल को फॉलो करा है। ई में कौन सा आएगा, ई में फर्स्ट सेकंड, फिर किस में जाएगा, T2 में कौन सा जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स्थ कहां आएगा, यहां सेवंथ आएगा, तो ई में कौन सा आ गया, सिक्स्थ सेवंथ, और उसके बाद में T2 में कौन सा चला जाएगा, 8th 9th 10th, T2 में कौन सा चला गया, 8th 9th 10th। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्लियर है। अब देखो, तो इनकी x क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई नीचे वाले में, और y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, ठीक है। तो इनकी जस्ट वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग कम होती है, यानी डेल टी की वैल्यू होती है वो लगभग, यानी डेल टी मैं ऐसे लिख दूं, लेस देन क्या होगा, डेल ओ से, कितनी होती है अभी, डेल टी इक्वल होती है 4/9 डेल ओ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल टी होता है वो डेल ओ का लगभग हाफ ही होता है, ठीक है। अब आपको डेल ओ की वैल्यू दे दे, मान लो आपको डेल ओ दे दिया कि यह 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो आप डेल टी निकालो, ठीक है। ये याद रखना भी, सेंटीमीटर इनवर्स वगैरह यूनिट में देगा। आप कहोगे एनर्जी है, इसमें क्यों दे रहा है, क्योंकि वेवलेंथ की टर्म में ये कंसीडर कर रहा है इसको। अब देखो, डेल टी निकालोगे कैसे भी, डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है, 4/9, डेल ओ दे रखा है 18,000, 2000 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 8000। सोल्व कर लोगे, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये डेल टी की वैल्यू आ जाएगी। आसान है, जस्ट क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के रिवर्स है। यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहे हैं, हंट्स रूल को फॉलो करेगा, एक नॉर्मल पैटर्न में इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो लिगेंड होता है वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, और जो बिटवीन द एक्सिस जो लोब आएगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अलोंग द एक्सिस आएगी उनकी एनर्जी घट जाएगी। नोट करो। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। हाँ जी,
तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब हम कंसिडर करें अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे होगी इसके अंदर स्प्लिटिंग। पहले तो ये देखो आपका, जैसे मान लो ये आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ठीक है। यहां पे क्या है, 6 लिगेंड लगे हुए हैं। अगर मैं ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड यानी मैंने जेड एक्सिस पे जो लिगेंड लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझोगे आप, बहुत आसान है, अभी सबसे आसान मानता हूं इसको मैं। ये मान लो डी जनरेट डी ऑर्बिटल थे, इसको स्फेरिकल हमने फील्ड दिया, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड दिया, तो ये आगे एवरेज एनर्जी लेवल आ गया आपका, ठीक है। कहाँ आ गया, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में। ये आपके आइसोलेटेड आयन की बात कर रहा हूं, जब आइसोलेटेड थे कोई लिगेंड उसको अप्रोच नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड दिया है तो ये हुआ है। अब क्या हुआ, मान लो ऑक्टाहेड्रल का केस मैं दोबारा कंसीडर कर लेता हूं कि यहां पर आपकी ईजी सेल बन रही है और यहां कौन सी बन रही है आपकी T2G बन रही है, क्लियर है, यहां T2G और यहां EG बन रही है। और ये मैंने क्या माना था, ये माना था मैंने बेरी सेंटर, एवरेज एनर्जी लेवल बोलते हैं ना इसको, वेरी सेंटर, इसकी वैल्यू 0 मानते हैं। इसे ऊपर प्लस में जाएगी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, इसे नीचे नेगेटिव में जाएगी एनर्जी रिलीज करेगा, नीचे स्टेबल होगा ऊपर अनस्टेबल होगा। अब होगा क्या, अब आपको पता है यहां कौन सा होता है dx² y² और dz², यहां कौन सा होता है dxy yz zx, क्लियर है, अच्छे से दिख रहा होगा ये dzx है। अब देखो मैंने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में से ये वाले जो जेड एक्सिस पे लिगेंड थे वो हटा दिए। अब एक बात बताओ, जेड एक्सिस से आपके लिगेंड हट गए हैं, ठीक है, तो अब जेड एक्स पे क्या हो गया, रिपल्सन तो बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। जेड एक्स के आसपास जो भी लोब होगी, यानी जेड एक्स के ऊपर लोब है या जेड एक्स के मतलब बिटवीन जहां भी लोब थी उनमें रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। यहां लिगेंड अप्रोच अब यहां भी कहां कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं। लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। अब क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस आएगा तो जेड के तो लिगेंड हमने क्या किया है, रिमूव कर दिए। मैं ऐसे लिख दूं, लिगेंड ऑफ जेड एक्सिस रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैंने जेड एक्सिस के रिमूव कर दिए हैं, तो अब ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगी, x² y² पे लगेगी, तो इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। फर्दर स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी, ये क्या आपका dx² y² है, क्योंकि इसी पे ज्यादा रिपल्सन लगेगी, यही अलोंग द एक्सिस है। और जेड के तो आ ही नहीं रहे लिगेंड जेड एक्सिस पे, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये आपका dz² हो गया। अब यहां देखो, यहां लिगेंड क्या आ रहे हैं, x² y² के 45 डिग्री एंगल पे होता है xy। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे रिपल्सन किस पे लगेगी, xy पे लगेगी, क्योंकि वो उसके नजदीक है, तो ये फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहां भी यहां स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, आपका जो dxy है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन सा बढ़ जाएगा, जो जेड वाले हैं। जेड वाले कौन कौन से हैं, अभी 2 बच गए आपके, एक तो हो गया dyz और एक आपका dzx, ठीक है, इनकी एनर्जी घट गई, समझ आ गया होगा। मैं एनर्जी का ऑर्डर ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx² y² की सबसे ज्यादा है, उसके बाद में किसकी है, dxy की है, उसके बाद में किसकी अभी dz² की है, उसके बाद में किसकी है dyz और dzx। यानी ये डी जनरेट है, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, डी जनरेट है, इन दोनों की एनर्जी क्या इक्वल है, इक्वल एनर्जी वाले क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इनमें डी जनरेट मेंटेन है, इसे हम 2 फोल्ड डी जनरेट कहते हैं। अब ये भी क्या था, 2 फोल्ड डी जनरेट था, ये 3 फोल्ड डी जनरेट है, क्लियर होगा। अब देखो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों हुई, कि जो हम ये कहेंगे ना, लिगेंड अप्रोचेज अलोंग द एक्सिस, ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया था, इसी के अलोंग आ रहे हैं।
ये क्या है एक्स वाई, ये क्या होगा इसके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के क्या है 45 डिग्री पे है, तो मतलब दूसरे नंबर पर रिपल्सन यहां लगेगी डी एक्स वाई पर। अब डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक रिंग होती है आपको पता है सेंटर में, ठीक है, तो वो रिंग किस प्लेन में है, डी एक्स वाई प्लेन में है, तो डी एक्स वाई प्लेन में है तो वहां पे भी कुछ रिपल्सन लगेगी, तो हम ये कह दें रिंग प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ये जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपका जो लिगेंड है अलोंग दी एक्सिस आ रहा है, और कौन से एक्सिस में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के एक्सिस पे आ रहा है, डी जेड स्क्वायर के एक्सिस पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वहां से लिगेंड रिमूव कर दिया है, वहां पर कोई लिगेंड नहीं आ रहा, कोई लिगेंड नहीं आ रहा तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, वरना तो यहाँ एनर्जी का लेवल क्या था ऑक्टाहेड्रल में, तो दोनों साइड से आ रहे तो एनर्जी दोनों की बड़ी थी, समझ आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसके पास कौन सा होगा, एक्स वाई होगा, जाहिर सी बात है इसके पास ही होगा, ये भी एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा लगेगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इससे जस्ट कम होगी, इसके अलोंग एक्सिस आई वो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे तो इसकी इनसे कम होगी, बट इनकी जो रिंग होती है वो एक्स वाई प्लेन पे होती है तो उस पर कुछ तो रिपल्सन लगेगी ना, जिसके कारण क्या होगी, इसकी एनर्जी इन दोनों से बढ़ गई है, ठीक है, तो ये कारण है कि ये ऑर्डर आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब एक बात और देखना भाई इसमें कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्क्वायर प्लेनर की होती है वो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की क्या थी, टेट्राहेड्रल से ज्यादा थी, स्क्वायर प्लेनर की ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होती है, और कितनी ज्यादा होती है, ये वैल्यू हुई डेल एस पी इज इक्वल टू होता है 1.3 डेल ओ के, क्लियर है, तो ये एक बार आप नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में मैंने वीवीटी की लिमिटेशन बताई थी भाई, मैंने कहा था कि उसने कलर के बारे में कुछ नहीं बताया, बट इसने कलर के बारे में बताया भाई, कैसे बताया, मैंने कहा कि जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से कोई भी विजिबल रेंज के अंदर जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है, यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, क्या कहूंगा मैं, यहां पे क्या हुआ है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल रीजन, ठीक, एक आप लाइन लिखी लो, द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बाय एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम विजिबल रीजन, ठीक है, एंड दिस एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दिस एक्साइटेशन इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन, और इसे हम क्या कहेंगे, एक डी से दूसरे डी में ट्रांजिशन हो गई है, इसे हम क्या कहेंगे, डी डी ट्रांजिशन कहेंगे, क्लियर है, और इसी के कारण क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये डी डी ट्रांजिशन किस में पॉसिबल नहीं है, अगर डी जीरो है, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कहां से होगी, तो कलरलेस होगा, अगर डी फुल फिल है, डी 10 है, तो वो भी क्या होगा, फुल फिल है तो कहां से कहां जाएगा, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा, तो ये क्या होंगे, डी जीरो और डी 10 होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये जैसे आपका मान लो कि आपने ये देखा होगा कि कॉपर सल्फेट 5H2O होता है, वो ब्लू कलर का होता है, क्यों होता है भाई, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कॉपर है, कॉपर के साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सल्फेट लगा हुआ है, यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये +2 आता है ना, इस पे -2 है।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉपर सल्फेट 5H2O जिसे ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस SO4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ द्वारा जुड़ा हुआ है। SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डबल बॉन्ड SO O- है ना, और वाटर क्या होता है आपका OH प्लस, प्लस माइनस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो H बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका ब्लू कलर क्यों होता है भाई, ये क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल होता है जिसे मुनसेन साइकिल बोलते हैं। ये आपने किया होगा, विबग्योर लिखते हैं हम, आई को इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, आई यहां आता है इंडिगो जैसे, इसका क्या होगा, अब विबग्योर लिखा है हमने, इसे क्या बोलते हैं, मुनसेल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, या इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसका कलर ब्लू आया है, ब्लू आया है, ब्लू कहां पे है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ने ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को उसने ऑब्जर्व कर लिया, बाकी को इसने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया है। तो इसने ऑरेंज ऑब्जर्व कर लिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो इस कारण से इसका कलर क्या है, ब्लू आया। अगर ये रेड कलर को ऑब्जर्व कर लेती तो कलर क्या आता, ग्रीन आता। अगर येलो कलर को ऑब्जर्व कर लेती तो क्या आता, वायलेट कलर आता। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कहते हैं। इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। और इंडिगो करते तो हम क्या कहते हैं, येलोइश ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज कलर आ जाता। क्लियर है, तो इस तरह से हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कलर क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भी, पहला है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, अभी बताया था, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बताया था, स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल की होगी, सबसे कम किसकी होगी, टेट्राहेड्रल की होगी। डिटेल में बता चुका हूं। इसके बाद में आता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना भी, जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उसके क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मान लो कि आयरन +2 स्टेट में भी है, आयरन +3 स्टेट में भी है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, +3 की होगी। क्लियर है, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये भी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल आपसे ये पूछ ले कि FeCN6 है और उसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, और आपसे ये भी पूछ ले कि FeCN6 है और इस पे क्या है, 3 नेगेटिव, सॉरी ये 4 नेगेटिव था, ये 3 नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, तो ये क्या है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको, +3 है, और ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब इसकी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज के, आप यहां पे चार्ज की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा क्या लिखोगे नेचर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर यानी मैं n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। n के क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों भाई, अगर आप 3D से 4D जाते हो, 4D से 5D जाते हो, डी ऑर्बिटल की, सॉरी डी ब्लॉक की ही मेटल ज्यादातर हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती है ना, तो 3D से 4D, 4D से 5D जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंड मेटल इंटरेक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो CFSC भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं
3D से 4D की ज़्यादा होगी, 4D से 5D की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है या स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, याद रखना। जैसे हमें एग्जांपल दे दें कि आयरन +2 हो सेंट्रल मेटल एटम, या उसके बाद में रुदेनियम +2 हो या फिर ओस्मियम +2 हो, ठीक है, साथ में चाहे साइनाइड लगा दो सबके, तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल लोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स बना लेना यार, 6 साइनाइड लगा दोगे, हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ओस्मियम की, फिर रुदेनियम की, और फिर किसकी होगी? आयरन की होगी। ठीक है, ये चार्ज हो गया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। इसके बाद में एक और आता है आपका नेचर ऑफ CMI। देख रहे हैं हम कि अगर चार्ज सेम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप उसका क्या निकालोगे? जेड इफेक्टिव निकालोगे। ठीक है, क्या हो? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज है वो सेम हो, है ना, हमें कोई ऐसा मेटल दे दिया, या फिर आपका ये क्या नाम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी सेम हो। ठीक है, तो जैसे आपका आयरन +2 है और कोबाल्ट +2 है, चार्ज सेम है, +2 है, +2 है, इनके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कौन से पीरियड में आते हैं सारे? आपके ये 4th पीरियड में आएंगे, सेम है, सेम पीरियड के ये। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखेंगे? जेड इफेक्टिव देखेंगे। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना आता है, मैंने लेक्चर बना रखा है कैलकुलेशन के लिए, अगर आपको नहीं आता तो वो देख सकते हो। ठीक है, ये था हमारी क्या होगी? नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एटम पे कैसे डिपेंड करती है। थर्ड है आपका नेचर ऑफ लिगेंड, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। तो इसमें आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो वीक फील्ड लिगेंड से ज़्यादा होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा जी सर कब से किए जा रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, होते कौन से हैं? अब देखो भी होते कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का हम सिलेक्शन है किस बेस पे करते हैं? वैसे तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, अभी जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे उससे पता चलेगा भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, बट जो 3 फैक्टर हैं जिनके बेस पे हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला तो आता है, यही लिख देता हूं, पहला फैक्टर तो है साइज, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा है चार्ज। ठीक है, अब देखो तीनों को मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, उसके बाद में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है वो कम हो रही है ना। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी तो लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो वो आसानी से नहीं कर पाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो जो हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी उसके केस में क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होगी। कब? ये किस केस में कंसीडर करते हैं साइज को? डिफरेंट पीरियड के केस में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं? डिफरेंट पीरियड में कंसीडर करते हैं। जैसे ये अलग पीरियड में आता है ना, ये अलग पीरियड है, इसका अलग पीरियड है, इसका अलग पीरियड है, आपको पता है पीरियड। ठीक है, हाँ ग्रुप तो सेम है बट पीरियड तो डिफरेंट है, डिफरेंट पीरियड में करेंगे। अब देखो, अब इधर की तरफ सेकंड फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर की तरफ जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, ये फैक्टर किसमें कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सेम पीरियड के अंदर कंसीडर करते हैं। ये वाला पीरियड अगर सेम पीरियड के आपको दो के कंपैरिजन करवा ले, जैसे कार्बन नाइट्रोजन का, तो आप कौन सा फैक्टर देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। और डिफरेंट का करवा ले तो कौन सा देखोगे? साइज फैक्टर देखोगे। समझ आ गया होगा। अब इधर की तरफ जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो घट जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन खुद वाले अट्रैक्ट उसने क्या कर लिए? ज्यादा कर लिए,
तो वो आसानी से किसी को दे नहीं पाएंगे तो जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या होता है, सबसे अगर मैं यहां बात करूं तो इस तरह से जाएगा, कार्बन सबसे अच्छा डोनर होगा, उसके बाद में नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और सबसे लास्ट में आयोडीन होगा। समझ आ गया होगा। अगर सेम पीरियड के दो एलिमेंट की कंपेयर करवाए तो हम क्या देखेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और उसकी क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये नोट कर लेना आप। इसके बाद में चार्ज कम देखते हैं जब सेम एटम हो। ठीक है, जैसे एक आपको कह दे कि मान लो मैंने माना है कि O2 नेगेटिव है और एक -1 मान ले, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, 2 नेगेटिव की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो वो आसानी से दे देगा। क्लियर है। तो सेम एटम के ऊपर हमने चार्ज देखते हैं। इतना समझ आ गया होगा। ये एक बार नोट करो। यही कारण है कि कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। कल बताया था ना हमने। उसके बाद में क्या आएगा, नाइट्रोजन डोनर आएगा, उसके बाद में ऑक्सीजन डोनर आएगा और उसके बाद में हेलोजन डोनर आएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बन डोनर वाले, उससे थोड़े से वीक होते हैं नाइट्रोजन डोनर वाले, उससे वीक होते हैं ऑक्सीजन वाले, उससे वीक होते हैं हेलोजन वाले। अब एक इसमें एक्सेप्शन है नाइट्रोजन में, इसमें एजाइड होता है वो वीक डोनर होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, एजाइड ही होता है ना ये। तो अब हम लिखने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, लिगेंड को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लिख लो, लिगेंड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आयोडाइड आएगा, उसके बाद में ब्रोमाइड आएगा, उसके बाद में थायोसाइनेट आएगा, उसके बाद में आएगा आपका क्लोराइड, उसके बाद में आएगा सल्फाइड, उसके बाद में फ्लोराइड आएगा, उसके बाद में एजाइड आएगा, उसके बाद में हाइड्रोक्साइड आएगा, उसके बाद में आपका एसीटेट आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑक्जेलेट आएगा, उसके बाद में वाटर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आइसोथायोसाइनेट आता है, आइसोथायोसाइनेट आएगा, उसके बाद में EDTA, आप बड़ा लिख लेना चाहे, EDTA 4- इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आता है। उसके बाद में अमोनिया और पायरिडीन की लगभग इक्वल सी होती है। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका डाइपायरिडीन और EN इथाइलिन डाइअमाइन, इनकी इक्वल होती है। इसके बाद में क्या आएगा आपका नाइट्रो ग्रुप आएगा, NO2 नेगेटिव है, उसके बाद में साइनाइड आएगा, उसके बाद में क्या आएगा कार्बोनिल आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह से। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये सबसे क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं नाइट्रोजन वाले से। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये पीछे वाले यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। इनमें आप देखो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने जैसे कल आपको लिखवाया था, वीक फील्ड लिगेंड में कि अगर सल्फर डोनर एटम हो, ऑक्सीजन डोनर एटम हो या हेलोजन यानी हेलाइड आयन है डोनर एटम हो तो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो इनमें देखो सल्फर वाले यहां आगे, हेलोजन्स आपके आगे, हेलाइड्स आगे मतलब। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो गया, ऑक्सीजन डोनर है जिसमें ये वाले भी आगे, एसीटेट में भी ऑक्सीजन डोनर होता है, ऑक्जेलेट में भी ऑक्सीजन डोनर होता है, वाटर में भी ये होता है। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्शन बताया था, नाइट्रोजन वाला एजाइड होता है जो वीक फील्ड लिगेंड में आता है। अब ये नाइट्रोजन वाले हैं, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इनमें भी नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर रहा है, यहां भी क्या होता है कार्बन डोनर है और यहां भी क्या है कार्बन डोनर है। तो कार्बन डोनर वाले क्या होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को अब
हमने इसकी हेल्प से क्या हुआ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से डिस्कस कर लिया है। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन रह गई। ये आपका हो गया कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। अब इसकी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन तो ये है इसकी कि इसने कहा कि आपका जो लिगेंड होता है वो एनायोनिक होगा। ठीक है, चलो जो लिगेंड एनायोनिक है इसने माना, तो इसका मतलब ये है कि जो एनायोनिक लिगेंड होंगे उनकी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। उनको देख के, जैसे इसने शुरू में कहा, उसको देख के तो हमें ये लग रहा था, बट इनकी एनर्जी क्या है, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी ये वीक फील्ड लिगेंड है, कम है इनकी एनर्जी। ठीक है, तो ये क्यों कम है इसका कोई इसने मतलब वो डिस्कस नहीं किया। दूसरी कमी इसकी ये थी कि इसने प्योरली आयनिक मान लिया। ठीक है, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये दो मेन लिमिटेशन थी जिसको आगे की थ्योरी आई, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके लिए अभी वो वाली केमिकल बॉन्डिंग वाली अलग है, तो उसमें डिस्कस किया गया, बट वो आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल दी बेस्ट।